हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम, चाहे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, या आपका आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम 2018 से अब तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, हम उन सभी एग्ज़ामों से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और कंप्लीट टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी को हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आपको किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे वीडियो को सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे कमेंट करें, हम आपको उसका सलूशन ज़रूर कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आप नए व्यूअर हैं तो हम आपको बता देते हैं कि ये किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही महत्व होता है। चाहे आपका साइंस का क्वेश्चन हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। और एग्ज़ाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक अनुभव लगेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। नया पैटर्न करना चाहिए कि जैसे अभी हाल फिलहाल में 2018 से अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उस प्रकार से आपको पता चलेगा ना कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, किस प्रकार से पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अनुभव लगेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही हेल्प करता है। चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा कल का एक क्वेश्चन रह गया था रैखिक संवेग का, उसके बाद हमारा संवेग संरक्षण से क्वेश्चन है, उसके बाद इसी में हमने लिया है दूरी और विस्थापन का क्वेश्चन। तो सभी को हम करेंगे, आप निश्चिंत रहें। हम पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे, आपका साइंस में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो हमने संवेग के बारे में बहुत सारा कल क्वेश्चन कराया, लेकिन एक क्वेश्चन ये छूट गया था, इसको हम आज कवर कर रहे हैं। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको ये भी क्वेश्चन लिए हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट ना रहे। हमने बताया कि आप बस हमारे साथ बने रहें, डाउट हम कंप्लीट करेंगे, हम दूर करेंगे। ठीक है, आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसको देख लेते हैं। संवेग का फार्मूला होता है P = mv, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, गतिज ऊर्जा समान है। तो हम देख लेते हैं, एक फार्मूला और होता है ke = p²/2m, यह भी फार्मूला होता है। तो एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। तो आपका इस फार्मूला में क्या हो जाएगा, आपका p² बराबर हो जाएगा ke = 2m × 2m। ठीक, यानी कि यदि आपका क्या होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो संवेग भी कम होगा, क्योंकि आपका क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या है, सेम है। ठीक है, चाहे दो पिंड है तो एक पहला हो गया, मान लीजिए इसका P1 हम मान लेते हैं, इसका ke1 मान लेते हैं। ठीक है, और उसका P2 मान लेते हैं, p² बराबर ke1, क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है, × 2m2 इसको मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं। के समान है, इसका मतलब कि क्या होगा कि अब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। याद रखिएगा, भारी पिंड का संवेग ज़्यादा होगा। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप दोबारा देख लीजिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यदि आप कंप्लीट जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे कंप्लीट जीके, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी का हमने क्वेश्चन करा रखा है, वहाँ से कंप्लीट करिए। हम वहाँ पे थ्योरी भी करा रहे हैं, तो थ्योरी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई बच्चा नया है तो उनको बताएं, वो भी जुड़ें, वो भी इस सेशन का लाभ लें। हमारा सवाल है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। देखिए आपका संवेग संरक्षण से आ गया, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आपका एलपी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, जेई हो, आरपीएफ हो, सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, बी है संवेग संरक्षण के नियम, सी है गति के नियम, और डी है गति के दूसरे नियम। तो हम देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के नियम से हम रॉकेट का उड़ान समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको प्रश्न में पूछे कि रॉकेट का उड़ना किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। इसको घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, लेकिन इसे याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह नहीं है। ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। हम यहाँ पे साइंस के कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन करें, इसलिए सबको बारी बारी समझेंगे। गति के पहले नियम, हमने गति के पहले नियम को बता रखा है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हमने इसको पढ़ाया है, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। गति का पहला नियम क्या बताता है? गति का नियम पहला बताता है जड़त्व का नियम, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और यदि स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं, ठीक है। गति का दूसरा नियम क्या बताता है? गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है, ठीक है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? बताइएगा। कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, जब उसमें विस्फोट होता है, ठीक है, कोई कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसमें क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य, संवेग, क्या संरक्षित रहता है? तो याद रखिएगा उसमें आपका संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि जब भी किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उसका संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। संवेग कैसी राशि है? हमने कल बताया था, संवेग एक सदिश राशि है। बल के बारे में बताया था, बल क्या है? बल भी सदिश राशि है। बल का मात्रक हमने बताया था न्यूटन होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। स्थिति ऊर्जा यह भी कार्य ही है, इसका मात्रक भी जूल ही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 किग्रा की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? इसको आपको निकालना है। देखिए, हम इस सेशन में आपको थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी एक नंबर ना छूटे, ठीक है। हम कंप्लीट साइंस की तैयारी आपको यहाँ से कराएंगे। यदि जिसने भी यहाँ से साइंस कंप्लीट कर लिया, उसका साइंस में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो रेलवे में अगर आपको साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। हम इसको हल करते हैं। अब हम 2 किग्रा की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक साथ एक 30 ग्राम की एक गोली को क्षैतिज रूप में चलाई गई पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। तो हम निकालेंगे
पिस्तौल का संवेग क्या होता है, P इक्वल टू, इसको एम भी लिखेंगे, और गोली का संवेग भी एम भी हो जाएगा। ठीक है, पिस्तौल का वज़न कितना है, 2 किग्रा, और इसका वेग नहीं पता है। उसके बाद हम निकालेंगे, गोली का 30 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम बदल लेंगे, तो 1000 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, इनटू इसका वेग कितना है, 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको निकालना है भी, तो देखिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, आपका हो जाएगा 15 का 15 में जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। अब नीचे कितना जीरो बचा है, 2 जीरो बचा है, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 2.25। अब यह पूछा क्या है, पिस्तौल का प्रतिघाती की वेग, यानी कि जब गोली आपको, मान लीजिए आपने यहाँ से क्या किया, गोली चलाया। ठीक है, तो गोली जब इधर चल रहा है तो बंदूक किधर जाएगा, पीछे की तरफ हटेगा। ठीक है, तो पिस्तौल पीछे की तरफ हटेगा, यानी कि इसका वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो यह हो जाएगा -2.25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका गोली से है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए हमने न्यूमेरिकल भी काफ़ी लिए हैं। प्रश्न है, 3 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है, तो गोली का संवेग और पिस्तौल का संवेग बराबर कर लेंगे। पिस्तौल का संवेग एम भी बराबर एम भी हो जाएगा। पिस्तौल का 3 केजी का है और वेग पिस्तौल का नहीं पता है, पिस्तौल का वेग निकालना है। गोली का वज़न कितना है, 20 ग्राम, इसका द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है, लेकिन इसको हम बदलेंगे किलोग्राम में। उसके बाद आपका क्या है, वेग कितना है, 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम देख लेते हैं, 3 से काटेंगे 15 को, 3 5 15 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 50, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, 5 दुना के 10, अब 10 बटा के 10 यानी कि 1 जीरो ख़त्म, बचा 1 कैसा आएगा आपका, माइनस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग पूछा है, तो पिस्तौल हमेशा गोली छोड़ने के बाद पीछे हटता है ना, तो पीछे जब छूट हटता है तो उसको हम माइनस में उसका वेग निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको हो जाएगा -1 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल भी करना है और सही भी करना है, ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलत करना है, गलत भी नहीं करना है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए, उसके बाद सही करने की कोशिश कीजिए, वो भी फास्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत जल्दी बीतता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान एक 2000 केजी का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है। एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे संवेग संरक्षण का। टक्कर से पहले संवेग देख लेते हैं। जो गतिमान एक ट्रक है उसका भार कितना है, 2000 केजी, इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, प्लस जो ट्रक है वो खड़ी है, इसका मतलब संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर आपका टक्कर के बाद दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे, m1 + m2 गुणे के 8 हो जाएगा। m1 का मान कितना है आपका, 2000 है, m2 आपको निकालना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, बराबर
8 का 2000 में गुणा करेंगे 16,000 प्लस 8 m2 हो जाएगा आपका। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 20,000 में 16,000 घटेगा कितना हो जाएगा, 4,000 बराबर 8 m2 हो जाएगा। अब m2 निकालना है तो 8 से हम भाग कर देंगे, 8 पंजे 40, यानी कि m2 आपका हो जाएगा कितना, 500 kg। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब यह प्रश्न हमारा दूरी और विस्थापन से आ गया। इसको भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं कन्फ्यूजन वाले कि आपको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रश्न है कि डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए दूरी, बी बल, सी त्वरण और डी वेग। तो याद रखिएगा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, बल आपका ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक भी होगा, त्वरण आपका ऋणात्मक और धनात्मक भी होगा, वेग भी आपका ऋणात्मक और धनात्मक भी होगा, लेकिन दूरी आपकी घनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। क्योंकि यदि आप बिंदु ए पर हैं, ए से बी पर गए, ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। आपने बी पर गया, कितना हो गया, 10 किलोमीटर, फिर वापस आया, कितना हो गया, 10 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 20 किलोमीटर। ठीक, तो दूरी आपकी 20 किलोमीटर होगी ना। अब ऐसा नहीं ना कि हमने 10 किलोमीटर गया और फिर वापस आ गया, 10 किलोमीटर घटा देंगे, 10 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आपने कुछ चला ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, आपने चला, ठीक है, इसलिए दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आपकी बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, और इन तीनों का मान धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। बल का मात्रक हमने बताया था न्यूटन, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक याद रखिएगा डाइन होता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाकर हल कीजिए। और यह आपका रेलवे का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ें और अपना कंप्लीट साइंस की तैयारी करें, क्योंकि जब से आप कंप्लीट साइंस नहीं करेंगे, कम से कम रेलवे में 20 से 25 नंबर साइंस पूछता है, इसलिए आपको साइंस बहुत ज़रूरी है तैयार करना। हम इसको देखते हैं, वेग और समय गुणनफल, वेग इनटू समय। ठीक है, समय कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है। तो यहाँ पे कैसी राशि होगा आपका, सदिश, जो भी हो जाएगा आपका विस्थापन होगा। ठीक है, विस्थापन, यानी कि वेग और समय का गुणनफल विस्थापन को बताता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यदि यहीं पे आपका हो जाएगा क्या, गति और समय, गति और समय हो जाएगा तो ये आपका दूरी हो जाएगा। याद रखिएगा, यह दोनों पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम दोनों को आपको साथ ही बताते चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। यदि वेग और समय का गुणनफल होगा तो वह विस्थापन होगा, लेकिन गति और समय और गति की जगह चाल भी हो सकता है। ठीक, चाल और समय का गुणनफल दूरी बताता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हम आपकी कंप्लीट डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन क्या होता है, जैसे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है
और बिंदु बी है, बिंदु ए से हमने बी तक गया, फिर बिंदु बी से हमने सी तक आया, तो बी से सी के ए से सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और दूरी क्या होगा, दूरी ए से बी, बी से सी, और ये आपका दूरी होगा, लेकिन विस्थापन ए से सी के बीच के ही विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन आपका अगर सी से हमने फिर बिंदु ए पर आ गया तो विस्थापन आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन दूरी जीरो नहीं होगा। दूरी आपका ए से बी, बी से सी, सी से ए का योग ही दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। विस्थापन आपका सदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। विस्थापन का मात्रक याद रखिएगा मीटर होता है, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, लेकिन विस्थापन आपकी सदिश राशि है, दूरी आपका सदिश राशि नहीं है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। दूरी का मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संवेग आपका सदिश राशि है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका गति है। गति कैसी राशि है, गति आपका याद रखिएगा अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि। गति का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, तीनों का मात्रक एक है, लेकिन वेग आपका सदिश राशि है, और चाल और गति ये दोनों क्या हैं, अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। हम इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य यानी कि वस्तु चला नहीं। ए है तो ए पर था और ए पर ही है, यानी कि वस्तु चला नहीं, तब ना उसकी दूरी शून्य है। अगर कुछ भी चलता तो उसकी दूरी शून्य नहीं होती, पीछे भी चलता तो भी शून्य नहीं होती, आगे भी चलता तो भी शून्य नहीं होती। लेकिन वस्तु चला नहीं, इसका मतलब कि वह रुका है, इसलिए उसकी दूरी शून्य है। तो विस्थापन क्या होगा, जब दूरी शून्य तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा कि दूरी आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है, विस्थापन शून्य होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है, वस्तु का विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की दूरी कुल शून्य है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। यानी कि वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, हमने ऊपर फेंका, फिर क्या हुआ, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, कुल दूरी क्या हो जाएगा, 100 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर नीचे आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। तो 200 मीटर तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, इस वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या कहा जा सकता है। कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। दूसरा है ऑप्शन बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। सी, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है। और डी, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई एक पर्यवेक्षक यानी कोई व्यक्ति के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है तो कहा जाता है कि वह वस्तु क्या है, गतिशील है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसको गति निकालना है। गति यानी कि चाल निकालना है।
तो चल बराबर क्या होता है, चल बराबर आपका होता है दूरी बटा के समय। दूरी कितना है 288 मीटर बटा के समय 60 सेकेंड। अब याद रखिएगा हमने बताया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए 6 से 28 में भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, यानी कि 4 बढ़ जाएगा। और ऑप्शन में पहले 4 किस में है, ऑप्शन ए में है, बाकी किसी में है नहीं है ना। इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समय बचाना है, क्योंकि समय बचाकर हम कठिन क्वेश्चन में जो कठिन प्रश्न है उसमें लगाना है। ठीक है, इसलिए एक एक सेकंड का महत्व रखना आपको चाहिए। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और फिर वापस आती है। उसी सीधे पथ पर तैरकर वह दो बार में 360 मीटर दूरी तय करती है, तो किरण की औसत वेग निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेग बराबर औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन, कुल विस्थापन बटा के कुल समय। ठीक, तो विस्थापन क्या हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति बिंदु मान लीजिए कि ये ए है और यहाँ बिंदु बी है। ठीक है, ए से तैरकर बी तक गया, बी से तैरकर वापस ए पर आ गया, फिर ए से बी पर गया, फिर बी से वापस ए पर आ गया। ये कितना बार गया लेकिन वापस ए पर आ गया। जब वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गया, इसका मतलब विस्थापन क्या है, शून्य है। जब विस्थापन शून्य, इसका मतलब कि उसका वेग भी शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न डाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि सभी मान का उपयोग करना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको कंसेप्ट बता दिया कि विस्थापन शून्य तो उसका वेग भी शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा के समय अंतराल। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो क्या वेग में। याद रखिएगा ऑप्शन वेग में, ऑप्शन ए में वेग में परिवर्तन प्रति इकाई के समय में हुआ परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। हम उसे ऑप्शन ए वेग समय ग्राफ कहते हैं, वेग विस्थापन ग्राफ कहते हैं, वेग गति ग्राफ कहते हैं, वेग दूरी ग्राफ कहते हैं। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग जो दिखाता है उसे हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा उन्हें बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। यदि किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।